शुक्रवार को ग्लेशियर गिरने की वजह से बीआरओ कैंप में काम कर रहे 55 मजदूर दब गए थे। हालांकि 51 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए 4 मजदूरों की जान चली गई। वहीं अब भी 4 मजदूरों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में बाकी बचे मजदूरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हैं। पीएम मोदी को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी बर्फबारी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान। सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव की हैं। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 55 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ बर्फ के बीच ऑपरेशन चल रहा था तो दूसरी तरफ आसमान से भी इस बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। हमारा आईजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और सीओ पीयूष सर हैं और हम लोग हैं। हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एमएनडे एसआईओली है जो उसकी टीम है, फर्स्ट बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। यानी माड़ा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाते नजर आए। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। माड़ा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हुई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इन जवानों ने हर संकट से उबरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहाँ पे आईटीबीपी के करीब 90 लोग हैं, आर्मी के भी 80 to 100 लोग हैं और अभी एनडीआरएफ के जो 28 लोग हमारे यहाँ पे मौजूद थे उनको भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं। तो पर्याप्त संख्या में वहाँ पे टीम्स में मेंबर्स उपलब्ध हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। एडवर्स कंडीशंस में बहुत उन्होंने एक उम्दा कार्य किया है। उधर उत्तराखंड सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई, जहां शुक्रवार को ही पदार के पास एवलांच आया। हालांकि कुदरत के इस कहर में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में बर्फ का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई। पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई देखी गई। पर्यटक बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आए। दूसरी तरफ बर्फबारी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है।
लाहौल स्पीति में बर्फबारी, रामबन में श्रीनगर हाईवे बंद, मनाली में बिछी बर्फ की चादर, यमुनोत्री में केवल बर्फ ही बर्फ, कुल्लू में हाईवे पर फंसी गाड़ियां। मार्च के महीने में एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला, मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज और कल 2 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। हालांकि देखिए जो 3 दिन से एक्टिविटी, इसके चलते जो मॉइस्चर काफ़ी है एटमॉस्फेयर में, तो इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर और सोलन और कांगड़ा मंडी, यहाँ पे दिन के समय में क्लाउडिंग जरूर मतलब होने की संभावना है। हालांकि बारिश हल्की होगी, वो भी 1-2 स्थानों में। फिर 2 मार्च की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसका जो इफेक्ट है वो 3 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कश्मीर की पहाड़ियां भी इस वक्त बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग, बारामूला समेत दूसरे जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में इतनी बर्फ हुई है कि अभी भी गाड़ियां बर्फ के नीचे ढकी हुई हैं और आप देख सकते हैं बर्फ बहुत ज्यादा है। गाड़ियों के छतों के ऊपर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं कई जगहों पे जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है। साधना टॉप हो कुपवारा का, या करना हो, मच्छल हो, टंगड़ार हो, गुरेज हो, 5 से 6 फुट बर्फ कई जगहों पे जमा हुई है, जबकि गुलमा के अफरवट एरिया में 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। हालांकि पर्यटकों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। मार्च में हिल स्टेशन पहुंच रहे लोगों का कहना है कि उन्हें बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद, गुजरात। कैसा लगा? अहमदाबाद गुजरात से आए हैं आप, और कैसा लगा यहाँ बर्फबारी को देख के? बढ़िया है सर जी, वहाँ पे तो 40 डिग्री था, यहाँ पे -4 में चल रहे हैं। एकदम तो बारिश शुरू हो रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या सोचा था कि इस मौसम में बर्फबारी देखने? जरा भी नहीं सोचा था। फेब्रुअरी में स्नोफॉल का चांसेस कम है। दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में अब जारी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को यहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब बात उस खबर की जिस पर विश्व की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले झटके के बाद यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन आगे आ गया। ब्रिटेन के पीएम ने यूक्रेन को $284 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया है। यह आर्थिक मदद जेलेंस्की को रक्षा के क्षेत्र के लिए ब्रिटेन ने की है, जिसकी मदद से यूक्रेन हथियारों की क्षमता बढ़ा सकेगा। असल में एक दिन पहले ही अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को आंखें दिखाने वाले जेलेंस्की लंदन पहुंच गए थे। यहां जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की, जिसमें स्टारमर ने दोहराया कि ब्रिटेन अंत तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस, तो दूसरी तरफ लंदन में ब्रिटेन के पीएम से जेलेंस्की की मुलाकात। ये 2 तस्वीरें यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य तय करने वाली हैं, क्योंकि अब तक यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा नजर आने वाला अमेरिका रणनीति में बदलाव करने का मन बना चुका है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश हर हाल में यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये समर्थन अमेरिका की भरपाई कर सकता है क्या? अकेला पड़ रहा अमेरिका, यूक्रेन के साथ यूरोप। 28 फरवरी को भले ही ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को जमकर बेइज्जत किया हो, लेकिन ये भी सच है कि इस तीखी जुबानी जंग में जेलेंस्की हीरो बनकर निकले हैं, जबकि ट्रंप पर पुतिन का चापलूस और जेलेंस्की पर दादागिरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसी वक्त से वो नेटो, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर
ट्रंप की पुतिन नीति की वजह से भी अब नेटो और यूरोप के देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन ने तो जेलेंस्की की बेइज्जती के बाद से मोर्चा खोल दिया है। अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के बिना नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध शुरू कर सकते हैं। जरा ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर नजर डालिए, जिसमें ट्रंप इमैनुअल मैक्रो को यूक्रेन युद्ध पर खरी खोटी सुनाने में जुटे हैं। इसी तरह ट्रंप ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से टकराव करते नजर आ चुके हैं। ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है और बाकी देश यूक्रेन को कर्जा दे रहे हैं, जबकि ट्रंप का ये दावा गलत है। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side, and that America will stay with us, not with Russia, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. इधर कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया था। जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। जेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. ऐसे हालात में नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कहा कि यूक्रेन के लिए डच समर्थन कम नहीं हुआ है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन अमेरिका के बिना रूस से ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लगभग 30% मदद अकेले अमेरिका यूक्रेन की कर रहा था। अगर ये मदद पूरी तरह से छिन जाती है तो यूक्रेन को काफी नुकसान होगा। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध में टिके रहना काफी मुश्किल होगा।